हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 12th लेक्चर है सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक रिस्क एंड सक्सेस फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो फिर से हम समझते हैं कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है। हम ये बार बार हर पीपीटी के अंदर, हर लेक्चर के अंदर इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको एक्चुअल में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को बहुत अच्छे से आप समझ सको और उसकी डेफिनेशन जो है वो एटलीस्ट आपको याद रह सके। देखो, लाइवलीहुड का बेसिक सा मतलब होता है कि आजीविका या आप कौन सी जॉब के थ्रू अपना जीवन चला रहे हो। और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, इट मीन्स कि आप कौन सी ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर हो, कौन सी ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हो, कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करना है जो कि आपके सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन जीने का साधन बने और या फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम बने। तो बेसिकली फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है? ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना जो कि फार्मर का इनकम सोर्स बने। ठीक है, इनमें बेसिकली आप क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रोफॉरेस्ट्री, मतलब जो भी एग्रीकल्चर और उसके लाइट ब्रांचेस हैं उनमें से कोई सा भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज जो है वो सम्मिलित हो सकता है। अब हम टॉपिक पर आते हैं, रिस्क फैक्टर्स इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड। देखो, जब हम फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कि फार्मिंग जो है बेसिकली एनवायरमेंट के ऊपर, इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, फार्मर की क्या लिविंग कंडीशंस है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें देखना है कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या ऐसे सक्सेस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फार्मिंग करके एक फार्मर की अच्छा लाइवलीहुड हो सकता है। सबसे पहले आते हैं रिस्क फैक्टर। देखो, रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल और क्लाइमेट रिस्क की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्लाइमेट फैक्टर ही है। एक फार्मर के पास चाहे कितनी भी लैंड होल्डिंग हो, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो या लार्ज फार्मर के अंदर कंसिडर किया जाता हो, उस पर पर्टिकुलरली फेवरेबल कंडीशंस अगर किसी भी क्रॉप को या किसी भी एंटरप्राइज को अगर वहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली तो मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो एनवायरमेंट का है, क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज में आजकल आप देख सकते हैं जैसे कि जब मार्च अप्रैल में वीट की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत गर्म, वो जो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, जिससे वीट की इल्ड पे पिछले 1-2 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम खरीफ क्रॉप का एग्जांपल लें तो सोयाबीन की क्रॉप जो है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो सोयाबीन की क्रॉप है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है, और वो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। इसके अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटिक कंडीशंस में पेस्ट एंड डिजीज़ का आउटब्रेक भी आ सकता है। जैसे कि 2-3 साल पहले ही लोकस्ट का राजस्थान इलाके में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इंसिडेंस देखने को मिला था लोकस्ट का, जिससे कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स को लॉस देखने को मिला था। तो अगर किसी पर्टिकुलर पेस्ट एंड डिजीज़ का एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक जगह पर बहुत ज़्यादा अगर आउटब्रेक देखने को मिला तो फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। इसके अलावा सोइल डिग्रेडेशन, क्योंकि बहुत पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बहुत ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इनसे बेसिकली जो अपर सोइल है, जो फर्टाइल सोइल है, वो डिग्रेड होती जा रही है। सोइल की फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ये हमारा फर्स्ट रिस्क फैक्टर था, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट रिस्क, जिसमें हमने 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस किया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज एंड पेस्ट एंड डिजीजेज। सेकेंड हमारा रिस्क आता है इकोनॉमिक रिस्क। देखो, अगर फार्मिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि फार्मर के पास में पहले से ही सीड अवेलेबल होंगे, या फिर अगर उसे एनिमल्स की रियरिंग करनी है, उसे फिश कल्चरिंग पे जाना है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग पे जाना है, तो सबसे पहले बार जब वो किसी भी एंटरप्राइज को अडॉप्ट कर रहा होगा फार्मर, तो उसके लिए इनिशियल इनपुट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इनपुट कॉस्ट बहुत ईजी नहीं होती है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि अगर कोई फार्मर 2 गायों को भी पालने की सोच रहा है, तो भी उसके लिए, अगर एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो इनपुट कॉस्ट जो है उनको मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इकोनॉमिक रिस्क के हम मार्केट फ्लक्चुएशन को इंश्योर करते हैं। इनपुट कॉस्ट जो है वो एक काफ़ी इकोनॉमिक रिस्क है। एक्सेस टू क्रेडिट और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़, जैसे कि टैरिफ वगैरह लग गया है। टैरिफ एक बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रेड का टाइप है
या फिर हम बोल सकते हैं एक टैक्स है बेसिकली, और सब्सिडीज़ वगैरह कितनी मिल रही हैं किसी भी फर्टिलाइज़र पे। जैसे आपको पता है कि फार्मर्स के द्वारा बेसिकली जो क्रॉप्स के लिए NPK फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं NPK का यूज़ करते हैं। तो उनके ऊपर अगर फार्मर को सब्सिडी कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है, अगर फार्मर को उसके लिए सब्सिडी नहीं मिल रही है तो ये उसके लिए काफ़ी रिस्क है कि वो उस कॉस्ट को कैसे हैंडल कर पाएगा। नेक्स्ट टाइप के रिस्क आते हैं सोशल एंड ह्यूमन रिस्क। देखो, अगर किसी फार्मर के पास में थोड़ी एक्स्ट्रा ज़मीन है तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, क्योंकि आज के टाइम में गाँव में भी जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करने लगे हैं। अर्बन एरियाज़ में वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट होने लगी हैं, तो लेबर की शॉर्टेज होने लगी है। दूसरा, स्किल लेवल्स कम है। अगर हम बोलें कि हमें मॉडर्न फार्मिंग करनी है या फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, तो वो किस तरीके से करेंगे। वहाँ पर एक एजुकेशन की और स्किल की कमी है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए उनको स्किल सीखनी पड़ेंगी, तो उस चीज़ की कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ उनको समझ आ जाएँ, उनको समझा दी जाएँ, तो ये वाला जो रिस्क है उसको ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ रिस्क। जो भी डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा फील्ड में, वो कभी कभी उनकी हेल्थ के लिए इशू बन जाते हैं, तो ये एक हेल्थ रिस्क भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट तरीके के रिस्क आते हैं पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बार फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पाती है, उनको जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है। सब्सिडी को कट कर दिया जाता है। आपको पता है कि जब भी बजट घोषित किया जाता है तो बहुत बार सब्सिडीज़ में कट कर दिया जाता है। जैसे यूरिया पे भी फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो बहुत बार जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट है उसके ऊपर सब्सिडी कट कर दी जाती है, तो ये एक रिस्क है फार्मर के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। जैसे कि पूरी जो मॉडर्न टेक्निकल टूल्स हैं, पहली बात तो उनकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, वो गाँवों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो KVKs और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत टूल्स और टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो वो बहुत लिमिटेड होती है, कुछ फार्मर्स को ही मिल पाती है। अगर इन अब इससे बचा कैसे जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं उनको ज़्यादा बनाया जाए और प्रत्येक फार्मर तक ग्राउंड लेवल पे इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को करने की कोशिश की जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल गैप्स भी देखने को मिलते हैं। अब आते हैं सक्सेस फैक्टर। ये तो हो गए रिस्क फैक्टर कि किस किस वजह से फार्मर जो है वो एक मैक्सिमम इनकम नहीं ले पाता है। क्योंकि अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर सब्सिस्टेंट टाइप की फार्मिंग देखी जाती है, यानी कि ऐसी फार्मिंग जो बस अपनी आजीविका को या जीवन यापन करने के लिए की जाती है। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम कमर्शियल फार्मिंग को सपोर्ट नहीं करता है प्रेजेंट टाइम तक। तो सक्सेस फैक्टर्स क्या होंगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे लिया जा सकता है और फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड को अडॉप्ट करके किस तरीके से सक्सेस पाई जा सकती है। तो देखो, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है जो हम बिल्कुल बोलते आ रहे हैं कि लाइवली जो हमने फार्मिंग सिस्टम 2-3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। फार्मिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि वो इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देता है। तो फार्मिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, इसके साथ ही जो भी हमारे एनिमल्स हैं या फिर दूसरे जो एंटरप्राइजेज हैं एग्रीकल्चर में, दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको भी कंबाइन करके लेके आना क्रॉप्स के साथ में। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है, वो इनकम फार्मर को नहीं दे पाता, तो दूसरे सोर्स से इनकम जनरेट हो सके। तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना एक बहुत सक्सेसफुल रहेगा एग्रीकल्चर फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर सारे तरीके के या दो से ज़्यादा मेथड्स को एक साथ यूज़ किया जाएगा तो नो डाउट पेस्ट की पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल ETL से नीचे रखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जैसे कि मल्चिंग की हेल्प से। मल्चिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर वीड की जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाती है या वीड ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा, क्रॉप रोटेशन, रिड्यूस टिलेज, इन सब टेक्निक्स को अडॉप्ट करके सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखा जा सकता है। इसके अलावा मार्केट्स और वैल्यू चेन को देखो, वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमने बहुत बार वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो है, उसकी इतनी जो प्राइस है, जो रीजनेबल रेट है वो फार्मर्स को नहीं मिल पाती है। बट अगर उनके पास ऐसी कुछ प्रोसेसिंग यूनिट होगी जिससे वो आलू को चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल करेंगे, तो नो डाउट उनकी जो इनकम है वो कितने गुना बढ़ सकती है। तो प्रोसेसिंग करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वो सिग्निफिकेंटली फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करेगा। या फिर हम दूसरा एग्जांपल मिल्क भी ले सकते हैं। मिल्क को वैल्यू ऐड करके लाइक चीज़ और उससे जो भी कुछ स्वीट्स कुछ ऐड करके उनको सेल किया जाए तो नो डाउट उनकी फार्मर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी।
इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और अडोप्शन जो हैं वो भी एक सक्सेस फैक्टर हैं, जैसे कि मैकेनाइजेशन। हमने देखा है कि ट्रैक्टर्स का अडॉप्शन करना और इरिगेशन सिस्टम में भी सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम फॉर नॉर्मल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये पानी की कंसंट्रेशन को बहुत हद तक बचाते हैं। तो ये सारा जो मैकेनाइजेशन है ये एक सक्सेस फैक्टर है, ये एक इम्प्रूव पूरे टोटल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा प्रिसीजन फार्मिंग। देखो अब ये जो है ये लार्ज फार्मर्स की बात आ गई, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग बेसिकली हम बहुत स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनके फील्ड पे बहुत, जब छोटे छोटे फील्ड्स होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू है, तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाना फार्मर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो और इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग का बेसिक सा मतलब क्या होता है, प्रिसाइज तरीके से, यानी कि जितने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट हम उतने ही इनपुट सोइल में यूज़ करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ जीपीएस। यानी कि जीपीएस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए इसका आइडिया लगा लेंगे। नेक्स्ट है मोबाइल एंड डिजिटल टूल्स, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपको पता है, आपने प्लांटिक्स ऐप के बारे में सुना होगा। आजकल वो वेदर फोरकास्टिंग और पर्टिकुलर मंडी में कितनी प्राइजेज़ हैं, लाइक कौन सी क्रॉप कितने पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चल रही है, मार्केट के प्राइजेज़, और तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोबाइल और डिजिटल टूल्स ऐप्स के थ्रू फार्मर्स को मिल सकती हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम के लिए रिलायबल वाटर सप्लाई सिस्टम्स बनाए गए, स्टोरेज फैसिलिटी जो हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के टाइम के केस में सीरियल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। तो अगर एक स्टोरेज पर्टिकुलर अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होगी तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जैसे कि रोड वगैरह बहुत अच्छी हों, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हों जो कि मार्केट तक बहुत जल्दी पर्टिकुलर पेरिशेबल कमोडिटी को पहुंचाने में हेल्प करें। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस स्कीम हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हो गया। ये इंश्योरेंस स्कीम वगैरह के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लाइक पीएम जो किसान योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, वो जो है पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराती है। तो ये फार्मर को एक, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जो कि इनपुट्स को बेसिकली लेने के लिए फार्मर्स को दी जाती है, 6,000 पर ईयर जो है गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को जो पैसे हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस जो फार्मर को प्रोवाइड करवाई जाती है, उससे फार्मर मोटिवेट होते हैं कि हाँ उनको पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनको मिल सकता है, इसमें इस चीज़ को वो इंश्योर कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे कि हमने बात की कि ये एक रिस्क है कि एजुकेशन नहीं है फार्मर्स के पास में, ट्रेनिंग उनको पर्टिकुलर प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो ये एक सक्सेस भी है कि जिनको एजुकेशन मिल गई है, जहाँ पर एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत अच्छे से पहुँच रही है, वहाँ पर फार्मर्स बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे कि सब्सिडीज़ और वही सपोर्ट प्रोग्राम्स अगर फार्मर को मिल जाएं, फार्मर को किसी भी पर्टिकुलर जैसे लैंड है, उनकी ज़मीन है, उनकी ऑनरशिप सिक्योर हो जाए, तो एक बहुत ज़्यादा ये सक्सेस फैक्टर होएगा। दूसरी चीज़ है कि जो रिस्क हमने डिस्कस किए उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो था कि अगर पर्टिकुलर फार्मर एक क्रॉप लगा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एनवायरमेंटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से वो डिग्रेड हो गया, तो इसको रिस्क को कम करने के लिए क्या होगा, डाइवर्सिफाई करो इनकम की स्ट्रीम को, जो कि हमने सक्सेस में पढ़ा। यानी कि आप एक या एक से ज़्यादा जो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ जाइए। अगर आप क्रॉप्स की रियरिंग कर रही हैं तो एनिमल्स की, क्रॉप्स को उगा रहे हैं तो एनिमल्स की रियरिंग भी करना शुरू कीजिए, ताकि अगर किसी भी कारण से क्रॉप जो है वो डिग्रेड हो जाती है, क्रॉप प्रॉफिट नहीं दे पाती है फार्मर को, तो एनिमल से उसका जो पर्टिकुलर इनकम सोर्स है वो चलता रहे। इसी तरीके से आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेज को एक साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया कि रिस्क को किस तरीके से कम किया जाए। इसके अलावा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, अगर रेन वाटर को एफिशिएंटली कलेक्ट कर लिया जाएगा तो उसको जब ड्रॉट की कंडीशन आएगी या फिर लाइफ सेविंग इरिगेशन की बात आती है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप में, तो आसानी से फार्मर के द्वारा वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान, लाइक डिजास्टर आने से पहले ही अगर इंडिविजुअल फार्मर्स के द्वारा प्लान कर लिया जाए बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं कि उन पर्टिकुलर रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है। बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखना था कि क्या क्या रिस्क है पर्टिकुलर फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में और क्या क्या सक्सेस हैं।
तो रिस्क और सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए। अभी आपको पूरा कंप्लीट ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क, सोशल एंड ह्यूमन रिस्क, अलग अलग तरीके से आपको उनको एक्सप्लेन करना है।